एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने ये चैप्टर वैसे तो पढ़ लिया था, यानी पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने इंडियन क्लासेस को आपको सब्सक्राइब करना है, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको चैप्टर नंबर 11 तक सारे नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन वो क्या पार्ट में बना रखे हैं मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बना रखे हैं। आज हम पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप एक वीडियो में देखना चाहो तो ये वाली वीडियो देख सकते हो, और अगर आप पार्ट में पढ़ना चाहो कि हमें पार्ट में पढ़ना अच्छा लगता है, टुकड़ों में पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप को प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी। वो वीडियोस किसके ऐप पे मिलेगी? वो इंडियन क्लासेस के ऐप पे मिलेगी। इंडियन क्लासेस को हमें सब्सक्राइब करना है और उसको ओपन करोगे तो आपको प्लेलिस्ट नज़र आएगी, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सारी वीडियोस उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। हमें पहले जो वीडियोस मैं बनाती हूँ उस वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो को एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देखते हो तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें एक बार में ही समझ में आ जाएगी। दूसरी बार में आप जब लिखोगे तो आपको जो शब्द लिखेंगे वो दिमाग में क्लिक होते जाएंगे, तो हमें तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, ऐसे नहीं कि वीडियो देखी नहीं, लिख के पटक दिया और पढ़ा ही नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही होता है एक बार पूरी वीडियो को हम ध्यान से देखें और दूसरी बार में नोट्स बनाएं। तो मैंने आपको बता दिया है कि 11 चैप्टर तक सारे नोट्स कंप्लीट हैं, वो पार्ट में हैं। तो मैं इस वीडियो में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवाने वाली हूँ। अगर आपको जैसा उचित लगे, आपको एक वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है या पार्ट में कंप्लीट करना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है और आपको कैसे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। मैंने आपके अच्छे नोट्स बनाए हैं और इन नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। आप अगर ये नोट्स पढ़ते हो तो आपको 100 में से 100 मार्क्स दिला के ही जाएंगे। ठीक है, बस पढ़ना ऐसे ही है कि एक बार पूरी वीडियो को देखना है, समझना है, फिर नोट्स बनाने हैं। तो आपको नोट्स तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये 10th क्लास में क्या होता है, जो विज्ञान होती है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और विज्ञान यानी जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जो मिक्स बुक होती हैं वो 10th क्लास में होती है। जब आप आगे पढ़ोगे 11th में जाओगे ना, तो आपको केमिस्ट्री की अलग बुक मिलेगी, फिजिक्स की अलग बुक मिलेगी और विज्ञान यानी बायोलॉजी की अलग बुक मिलेगी। लेकिन हमें यहाँ 10th क्लास में पूरी बुक में मिक्स चैप्टर दिए जाते हैं। तो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जब कोई दो पदार्थ, जैसे मैं बोलूं मैग्नीशियम और ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलकर ये दोनों मिलेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी? केमिकल रिएक्शन होगी, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। रासायनिक अभिक्रिया से मतलब है कि जब दो पदार्थ क्रिया करके एक तीसरे अलग ही पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म अपने अभिकारक, ये जो रिएक्शन करते हैं इनको अभिकारक बोला जाता है और इनको उत्पाद बोला जाता है। तो वो अपने उत्पाद से यानी अभिकारक से बिल्कुल भिन्न उत्पाद बनता है। उसके गुणधर्म यानी उनकी प्रकृति की नेचर भी भिन्न भिन्न होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। तो रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम सांस के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन जब ये मैग्नीशियम के साथ मिल जाती हैं तो क्या इस ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण कर सकते हैं? नहीं। इसकी नेचर देखो, इसमें नए रासायनिक गुणधर्मों का प्रवेश हो गया, इसीलिए हम इस ऑक्सीजन को सांस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादकों के प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे Zn प्लस H2SO4, तो ये Zn SO4 मिलकर H2 यानी H2 हाइड्रोजन गैस का रिलीज
हो जाएगा। इस एरो का मतलब होता है यानी ये गैस हैं और रिलीज हो रही हैं इस अभिक्रिया से। अब अभिकारक क्या होते हैं? अभिकारक और उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते, यानी ये जो दो पदार्थ होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे, तो इन्हें हम अभिकारक बोलेंगे। और जो ये पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं हम उसे उत्पाद बोलते हैं, तो इसे हम उत्पाद बोलेंगे। उत्पाद को इंग्लिश में बोला जाता है प्रोडक्ट और अभिकारक को इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट। तो कभी हम रिएक्टेंट बोले तो हमें अभिकारक समझना है, हम कभी प्रोडक्ट बोले तो उत्पाद को समझना है। उत्पाद की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ये अभिकारक ने भाग लिया। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई और ये रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ये जो हम ये लाइन जो लिख रहे हैं इससे पूरी रासायनिक समीकरण बोला जाता है। ओके, अब आता है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण पढ़ ली हमने, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, फिर ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया भाई? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, है ना, दोनों चीजों में बराबर संख्या होना। जैसे मैंने एक तरफ 10 कोण रख दिए और एक तरफ 12 कोण रख दिए, तो मैं बोलूंगी भाई इसको संतुलित कीजिए, तो मुझे दोनों तरफ 11-11 कंप्लीट करना है। इसका मतलब दोनों तरफ संख्या बराबर होनी चाहिए। संतुलित का मतलब यही होता है कि दोनों साइड जो संख्याएं होती है, नंबर होते हैं, वो बराबर होने चाहिए। तो आइए देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। वह रासायनिक समीकरण जिनमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों में समान होती है, यानी रिएक्टेंट यानी अभिकारक की जितनी संख्या में तत्व होंगे यानी एटम होंगे उतनी ही संख्या में उत्पाद में उत्पन्न होना जरूरी है। जैसे मैं बोलूं कि रिएक्टेंट यानी अभिकारक में 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, तो मुझे उत्पाद में भी 6 एटम हाइड्रोजन के चाहिए। अगर 6 एटम हाइड्रोजन के नहीं मिलते हैं तो वो समीकरण संतुलित समीकरण नहीं कहलाती है। जैसे उदाहरण 3Fe2 + 4H2O। 3Fe2 के कितने एटम है? 3 एटम, यानी मुझे उत्पाद, ये हमारा अभिकारक हो गया, अभिकारक यानी रिएक्टेंट, और ये हो गया उत्पाद, उत्पाद यानी प्रोडक्ट। ओके, क्लियर? तो हमें 3Fe है तो Fe के 3 एटम चाहिए, मुझे यहाँ पे 3 एटम मिल रहे हैं यानी मेरा Fe कंप्लीट हो गया। फिर इसको कैसे गुना करेंगे? 2 हाइड्रोजन और 4 से गुना, 4 दूना 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, तो मुझे यहाँ पे 8 हाइड्रोजन कंप्लीट मिल रहे हैं। इसका मतलब मेरा हाइड्रोजन का बैलेंस भी कंप्लीट है। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 है। अब ये 2 है, ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन सिंगल है तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन एटम लेने हैं हमें, तो 4 ऑक्सीजन एटम लेंगे, तो Fe3O4 + 4H2। ये हमारी जो समीकरण है ये बिल्कुल संतुलित है, इसमें कोई भी एटम की कमी नहीं है। फिर आगे चलते हैं 2H2 यानी 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन के एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम। इधर देख लो, H2 के H के नीचे 2 लग रहा है तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण भी कंप्लीट होगी। अगर एग्जाम में पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में संतुलित समीकरण कौन सी है, तो हमें यही देखना है कि अगर प्रोडक्ट में जितने एटम हैं उतने ही एटम हमें रिएक्टेंट में भी मिलने चाहिए, यानी रिएक्टेंट में जितने एटम हैं, जैसे 3Fe है तो मुझे Fe3 ही चाहिए। अगर यहाँ पे 4 होगा तो मुझे इधर एक Fe की कमी पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि संतुलित का मतलब होता है दोनों तरफ बराबर बराबर तत्वों यानी परमाणुओं की संख्या होना।
अब आता है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? देखो, रासायनिक अभिक्रियाएं निम्न प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को हम संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन का मतलब होता है टूटना और संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। हमें इनके नाम देख के ही पता चल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया यानी किसी तत्व या परमाणु का संयोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करना संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। दूसरा आता है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। किसी परमाणु या तत्वों का टूटकर नए तत्व का निर्माण करना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। फोर्थ है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत हम उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की क्रियाएं किसके अंदर संपन्न होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया के संपन्न होती हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम एक एक करके। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या होगी? इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी अभिकारक की संख्या ज्यादा होती है, उत्पाद की संख्या एक होती है। जैसे कोयले का दहन, ये हमारा कार्बन हो गया, ये अलग पदार्थ है, और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, मिलके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर रहे हैं। जल का निर्माण 2H2 + O2, तो 2H2O, 2 एटम वाटर का निर्माण हो रहा है। गंधक का दहन सल्फर + O2 SO2। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हमें ध्यान रखने हैं और ये डेफिनेशन एक एक नंबर में पूछी जाती है। अगला आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटकर, है ना। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया क्या होगी? 2FeSO4। तो ये 2FeSO4 टूट के 2Fe2O3 + SO2 + SO3 का निर्माण करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया CaCO3 + CaO + CO2। अब आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के दौरान ऊर्जा का उत्सर्जन होना, यानी ऊर्जा का निर्माण होकर बाहर निकलना, उत्सर्जित होना। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, ये मीथेन गैस होती है जिसे हम गोबर गैस भी बोलते हैं। CH4 + 2O2, तो CO2 + 2H2O + ऊर्जा बाहर निकल रही है। इसका मतलब होता है अगर ये रिएक्शन देके भी हमें पूछा जाए, सिर्फ ये केमिकल रिएक्शन देके भी हमें पूछा जाए कि ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, और हमने डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि जिसमें ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण है श्वसन, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान भोजन खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज। और हमारे शरीर में ऊर्जा किसके रूप में संचित होती है? ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया को श्वसन कहा जाता है। C6H12O6 + 6O2, ये हमारा ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीजन के साथ ये 6 एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। तो ये इसके साथ मिलकर 6CO2 + 6H2O के अणु बनाएगा और ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। जैसे शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। और ये सारी कंपोस्ट का निर्माण कौन करता है? सूक्ष्म जीव।
सूक्ष्म जीव, ये हमारा अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमने बोला कि ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, और ऊष्माशोषी में, शोषी शब्द से समझ में आ रहा है कि अवशोषण होना, ऊष्मा का ऊर्जा के रूप में अवशोषण होना ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, इससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, 2H2 प्लस I2 प्लस ऊर्जा तो 2HI, N2 प्लस O2 प्लस ऊर्जा 2NO। विस्थापन अभिक्रिया, किसी एटम को विस्थापित करके या किसी एटम की जगह को विस्थापित करके उसको उसकी जगह से विस्थापित होकर खुद का बैठ जाना विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। Zn प्लस कॉपर सल्फेट, तो Zn प्लस SO2 प्लस कॉपर, इसमें कॉपर के साथ सल्फेट था और यहाँ पे Zn के साथ सल्फेट आ गया, यानी इस Zn ने इस कॉपर को विस्थापित करके खुद इसकी जगह पर बैठ गया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। उपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 की वृद्धि होती है तथा H2 का त्याग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें O2 की वृद्धि होती है और H2 का त्याग होता है, यानी H2 गैस निकलती है, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल इसके विपरीत होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें H2 की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का त्याग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे इसका उदाहरण ये है, इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो H2 H2O में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये उपचयन अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन, उपचयन अभिक्रिया में हमने H2 का ह्रास पढ़ा था, तो इसमें H2 का ह्रास हो रहा है क्योंकि H2 के साथ ऑक्सीजन आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। उसमें क्या हो रहा है? अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ये इधर से इधर जा रहा है, तो इसमें सिंगल कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन गायब है, इसका मतलब अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। अब आता है दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। ये संक्षारण और विकृत गंधिता, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं और अलग अलग ही पूछ लिए जाते हैं। 2-2 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन आ जाते हैं। तो संक्षारण किसे कहते हैं? हम नॉर्मल भाषा में जब हम किसी चीज यानी लोहे की चीज को जब खुले में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन, पानी और सूर्य की उपस्थिति में उस लोहे की चीजों पर जंग लग जाता है, उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, तो इसे हम संक्षारण बोलते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर जंग लगना। विकृत गंधिता, तेल एवं वसा में उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। किसी चीज का खराब हो जाना, विकृत गंधिता का मतलब होता है किसी चीज का खराब हो जाना, जैसे अचार वगैरह का खराब हो जाना, ये विकृत गंधिता के अंतर्गत आता है। इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर अथवा भोज्य पदार्थों को निवारित पात्रों में रखकर तथा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। उदाहरण, आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें उपचयित होने से बचाया जा सकता है। यानी विकृत गंधिता, जो चिप्स की थैलियां होती हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उन्हें नाइट्रोजन गैस से प्रवाहित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो खराब होने से बच सके। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट जरूर करना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।